नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है साथियों, ये हालांकि काफी समय से विद्यार्थी कह रहे थे। एक तो ये आज का वीडियो जो जीरो लेवल से तैयारी शुरू कर रहे हैं, उन्हें कहां से शुरू करना है, क्या क्या दिक्कतें आती है, कैसे अपने आप को मैनेज करना है, कहां से पढ़ना, कैसे पढ़ना है, सब उसके बारे में बात करेंगे। एक जो पुराने विद्यार्थी जो निरंतर पढ़ते आ रहे हैं, उन्हें क्या क्या सावधानी रखनी है, उनके बारे में बात करेंगे। चाहे आप स्कूल व्याख्याता का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप रीट का एग्जाम दे रहे हैं, सभी के लिए ये काम आएगा। यदि विद्यार्थी इस तरीके से फॉलो करता है तो निश्चित रूप से वो एक बहुत बेहतर विद्यार्थी बनेगा जो रिजल्ट निकाल सकता है। ज्यादा समय को जाया न करते हुए सीधे ही साथियों मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि बातें बहुत सारी है, सब चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है साथियों, स्टार्ट से जीरो लेवल से। एक तो ये जो विद्यार्थी कमेंट करते हैं ना, या पूछते हैं कि सर मैंने अभी तक शुरू नहीं किया, क्या मैं अब शुरू कर सकता हूं, मेरा सिलेक्शन हो सकता है। देखो सीधी सी बात यह है, जब आप सवाल पूछ के और उसका इंतजार करोगे, क्या पता मैं कब देखूं, नहीं देख पाऊं और फिर मैं जवाब दूं, और इतना इंतजार करने का भी समय नहीं है। जब जागो तब सवेरा वाली कहावत ऐसे ही नहीं बनी होती। जब भी शुरू करें, बिल्कुल करने वाले 2-2.5 महीने के अंदर भी करते हैं, और आपको लगभग, यदि स्कूल व्याख्याता की भी तैयारी करते हो आप, तो लगभग 4 महीने आपके पास है। यदि आप रीट पात्रता की करते हो तो पात्रता की पहले भी कर रखी है, बिल्कुल फ्रेशर्स है, और वो चाहते हैं कि मैं 2 महीने की तैयारी में एग्जाम निकालूं, तो देखो आपको समय तो देना पड़ेगा। सिलेक्शन भोग मांगता है तो भोग तो देना पड़ेगा। आप बिल्कुल प्रेशर है तो आपको इतना प्रेशर लेने की जरूरत भी नहीं कि आप सिर्फ 2 महीने में एग्जाम को क्रैक करो, ऐसा होता नहीं है। लेकिन जो मतलब अनुभव अच्छा खासा है और पहले भी तैयारी निरंतर करते आए, लेकिन अब वापस तैयारी शुरू करनी है जीरो लेवल से, तो बिल्कुल वो 2 से 2.5 महीने के अंदर भी एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बस स्मार्ट स्टडी की जरूरत होती है। ठीक है, एक एक चीज को साथियों समझते हैं कि कहां कहां आप गलतियां करते हो और कहां कहां आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो साथियों प्रथम चरण है, वो है कि आपको भर्ती का चयन करना है। भर्ती का चयन करने से मतलब यह है कि आप एक निश्चित लक्ष्य आपको रखना पड़ेगा। ठीक है ना, बीच में उद्देश्य उसके लिए कई सारे आ सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक निश्चित रखना पड़ेगा। मान लीजिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छा है, आपका इंटरेस्ट उसके अंदर अच्छा है, फिर आपको उसके अंदर कितनी वो आ रही है, अपने पोस्ट कितनी आ रही है, आपके मित्र क्या कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि पोस्ट और दोस्त देख के तैयारी नहीं की जाती है, तो उससे फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। सबसे पहले आप जब सुनिश्चित कर चुके हो तो फिर बात खत्म है। और जब जो सुनिश्चित कर दिया, सुनिश्चित का मतलब ही यह है अच्छे से निश्चित कर लिया है, उसके बाद में न तो आप पीछे हट सकते हो और न आपको आसपास कहीं देखना है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। मान लीजिए आप स्कूल लेक्चरर की डन कर चुके हो और सेकंड ग्रेड में चाहे 10,000 की जगह 25,000 भी पोस्ट कर दें, तब भी आप विचलित नहीं होगे तो आपका स्कूल लेक्चरर में भी सिलेक्शन पक्का है। नहीं तो आप उसकी तैयारी कर रहे थे और यहाँ पे विचलित होते हो तो आपका दोनों जगह से कहीं चयन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी होती है। तो सबसे पहला ही पड़ाव आपका है कि आप यदि अभी तक निश्चित नहीं कर पाए हो, तो मैं ये समझता हूं कि आप फिर पीछे रह जाओगे। अभी तक निश्चित नहीं कर पाए हो, जब लोग जो है निश्चित करके आधा सिलेबस कवर कर चुके हैं, तो आप अभी तक यदि निश्चित ही नहीं कर पाए हो, तो यहाँ पे सबसे पहला ही पड़ाव यह है कि आपको निश्चित कर लेना है कि आपको करना क्या है। क्योंकि एक साथ तीनों वैकेंसी आई है, अब दोस्त देने से किसी को कोई मतलब नहीं है कि 3 महीने का गैप रहता, 4 महीने का रहता, कोई मतलब नहीं रह गया। अब तो जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां बनी हुई है, उनके अनुसार अपने आप को डालने में ही फायदा है। ठीक है, तो फिर अब जो है मतलब लगना है, अब बिल्कुल शिद्दत से लगना है। अब ये होगा तो वो होगा, इफ बट वाली सिचुएशन से बाहर आ जाओ। ठीक है, यहां पे ये सबसे पहले चयन कर लिया इसका। इसके बाद में साथियों आपका नंबर आ जाता है कि पुस्तकें। ठीक है, इसके बाद जब आपने भर्ती का चयन कर दिया, तब आपके पास में फिर ऑप्शन रह जाता है कि अब पुस्तकें कौन सी पढ़े। अब पुस्तकों में साथियों सलाह देना बहुत आसान है। बहुत आसान इसलिए है कि यदि मुझसे कोई पूछे कि सर बेस्ट पुस्तकें कौन सी हो सकती है, कौन सी पढ़े, मेरे लिए सबसे आसान होगा उसे कहना, जहां पे मेरी कोई गलती नहीं निकाल पाए, मेरे लिए सबसे आसान होगा, मैं उसे कहूंगा एनसीईआरटी और आरबीएसई की पुस्तकें पढ़। लेकिन साथियों ये सलाह बिल्कुल सही है, 100% सही है, ये गलत नहीं है। लेकिन साथियों इसके साथ में परिस्थितियां हैं, इसके साथ में ये कंडीशन है कि आपके पास में समय पर्याप्त होना चाहिए। आपके पास में 1.5 साल का समय है, तब आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है आरबीएसई और एनसीईआरटी की पुस्तकें। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये आपके पास में समय नहीं है तो वो पुस्तकें पढ़ने का मतलब ये है कि उसमें से आप निचोड़ लेकर नोट्स बनाओगे। जब तक नोट्स नहीं बनाए हैं तब तक उन पुस्तकों का भी मतलब नहीं रह जाता।
तो यानी कि नोट्स बनाओगे, उन नोट्स को 3 से 4 बार पढ़ोगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करके उसके बाद अब अभ्यास करके परखोगे कि अब मैं इसके लायक हूं या नहीं। इसके अलावा भी आपको एनसीईआरटी और आरबीएसई के अलावा आप उससे संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पेपर वहां से नहीं बनता है, और भी बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। तो आपको एक ना एक फिर कोई गाइड तो लेनी पड़ती है। फिर गाइड लेते हो आप, क्यों हर विद्यार्थी लेता है, चाहे कोई टॉपर है वो लेता है, चाहे अंतिम मतलब कट ऑफ के बिल्कुल पास में चयन होता है वो लेता है, सभी गाइड तो लेते ही हैं। ठीक है, अब कोई कौन सी ले लेता है, कोई कौन सी ले लेता है, अपनी इच्छा के अनुसार और अपने इंटरेस्ट के अनुसार लेते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लेते हैं। अब यदि आप आरबीएससी एनसीईआरटी भी मैं यहाँ सजेस्ट कर दूं, वो भी आप पढ़ो और आप गाइड भी पढ़ो और आपको एक दो ऑथेंटिक पुस्तकें भी बता दो तो भी पढ़ो, तो यानी कि आप फिर माया जाल में फंस जाओगे। फिर आपका न तो रिवीजन हो पाएगा और न आप समय पर सिलेबस को पूरा कर पाओगे। हाँ, राजस्थान जीके के लिए साथियों 9वीं और 10वीं की पुस्तकें जरूर पढ़नी चाहिए, और वो छोटी छोटी है, उसको आप आराम से पढ़ लोगे। ठीक है ना, 4-4 दिन में आप उसको पढ़कर बिल्कुल आराम से कंप्लीट कर सकते हो। 4-5 दिन एक पुस्तक को दोगे तो भी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको 9वीं और 10वीं की जो राजस्थान जीके की आती है वो जरूर सजेस्ट करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये पढ़नी चाहिए। अब जैसे वन लाइनर अपनी आ रही है, उसको भी उसमें भी मैंने इनको आधार बनाया था, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन पुस्तकें और सवाल बनते हैं यहाँ से। एक हिंदी ग्रामर जहां पे आ रही है आपको, वहां 9th से 12th वाली जो हिंदी व्याकरण की आती है रचना बोध वाली किताब, वो आपको पढ़नी चाहिए। उसमें भाषा बहुत आसान दे रखी है, उदाहरण के लिए आपको और दायरा बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन समझने के लिए बेहतरीन है। तो ये कुछ चीजें। अब जैसे एसएसटी के लिए आप एनसीईआरटी और आरबीएसई अभी तक नहीं पढ़ी है और आप सोचते हो कि अब मैं पढ़ना शुरू कर दूं और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं साथियों, यहाँ पे सिर्फ पढ़ने से नहीं, बेहतर तरीके से पढ़ने से और उसको वापस भुनाने से सिलेक्शन होता है। किताबें सभी पढ़ते हैं भाई, किताबें पढ़ते हैं तभी तो पढ़ाई होती है, किताबें सभी पढ़ते हैं। कोचिंग भी आजकल तो ऐसा है, पहले तो सभी नहीं लेते थे, आजकल सभी ले लेते हैं लगभग। ठीक है, तो वहां पे वो भी सभी के लिए हो जाती है, लेकिन कौन कितना पढ़ रहा है, किस तरीके से पढ़ रहा है, उसको किस तरीके से काम में ले रहा है, वो सिलेक्शन निर्धारित करता है। उसके आधार पर सिलेक्शन होता है। सभी पढ़ते हैं लेकिन सभी का सिलेक्शन तो नहीं होता। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो यहाँ पे यदि पुस्तकों के चयन से साथियों में बात करूं, जैसे आपके फर्स्ट ग्रेड में लगभग 4 महीने हैं। ठीक है, 4 महीने मान के चलता हूं मैं, लगभग 4 महीने हैं। अब 4 महीने में उसमें देख लो सब्जेक्ट बहुत सारे। फर्स्ट पेपर की यदि बात करें, सब्जेक्ट की तो आपके अलग बात है, कॉमन की बात करते हैं, फर्स्ट पेपर की यदि बात करें, इतने सारे सब्जेक्ट है। अब यदि इन सभी की आप ऑथेंटिक पुस्तकें एक एक दो दो लेकर आओगे या एनसीईआरटी और आरबीएसई रखोगे, मैं एक स्टूडेंट की मनोदशा को देखते हुए बता रहा हूं, मैं यहाँ पे अपनी विद्वता साबित करने के लिए नहीं बता रहा हूं कि ये चीज ऐसे है मैं अच्छा बन जाऊं, ये चीजें बता के, और फिर वो जो विद्यार्थी है वो फिर बाद में पछता है कि ये मेरे से हो ही नहीं पाया। तो वहां पे ऐसी सलाह मैं नहीं दूंगा। चाहे इसके लिए कई विद्वान साथी मुझे गलत भी ठहरा सकते हैं कि ये आरबीएसई या एनसीईआरटी पढ़ने का अभी मना कर रहे हैं, लेकिन मैं कर रहा हूं। ठीक है, अब वहां पे यदि आपको साथियों ऐसा है, जो भी आपकी, मैं यहाँ पे किसी भी गाइड का ना, मेरी गाइड का ना, किसी भी गाइड का नाम नहीं लूंगा इस वीडियो के अंदर कहीं भी। मेरे कहने का मतलब यह है, कोई भी जिस पे आपको मतलब पूर्ण विश्वास है, आपको उसे उस गाइड को पढ़ के सकारात्मकता आती है, क्योंकि मैटर लगभग 90% सभी में सेम मिलता है, बस प्रस्तुतिकरण अलग अलग होता है, ये बात है। ठीक है, तो आपको सकारात्मकता आती है, आप वो गाइड, एक गाइड, ठीक है, ज्यादा भी नहीं, एक गाइड खूब है, उसी को बार बार पढ़ना है बस। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 85% सवाल उस गाइड में से आएंगे, 15% नहीं आएंगे, मान के चलो। ठीक है, एक मान लेते, बड़ा आते वैसे 90% से ऊपर आ जाते हैं, 15% नहीं आएंगे, लेकिन एक ही पढ़ोगे ना तो आप उस 85% में से 70% वहां पे सही करके आओगे, और एक से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे तो सभी के मिलाकर भी 50% करके आओगे। ये सीधा सीधा फर्क होता है। तो जब जीरो से तैयारी शुरू करो, एक गाइड कोई भी, जो अभी तो जैसे अपडेट होकर आनी है, अपनी भी आनी है और दूसरी भी आनी है, ठीक है, तो अपडेट होकर आती है, उसके बाद में किसी के, अब इसमें कितनी त्रुटियां होगी या इसमें सही कंटेंट है या नहीं, आपका जहां पे मन बिल्कुल अच्छे से मान रहा है ना, सकारात्मकता आ रही है आपको, वो गाइड आपको अविलंब फिर बाद में ले लेनी चाहिए। उसके बाद में आप क्योंकि लेने में ही देरी करोगे तो फिर बाद में पढ़ोगे कब। उसके बाद में आपको क्या करना है कि एक एक चीज को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़नी है। अब कैसे पढ़नी है वो मैं आगे स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो यहाँ पे मतलब आपको जैसे एक एक गाइड, तो आप यदि समय कम बचा है ना, तब तो आपको एक गाइड तो कम से कम 3-4 बार पढ़ लेनी है, उसमें से ही 80% 85% सवाल आपके मिल जाने हैं, और वही पढ़ोगे तो आपके दिमाग में एक एक पन्ना दिमाग में रहेगा कि कहां से कौन सा सवाल बन रहा है। ठीक है, तो पुस्तकों का चयन सोच समझ के करें। ऐसी कोई सामग्री अभी मत ले लेना आप कि जिसको आप ले तो आओ कि हाँ इसमें से 100% मैटर मिल जाएगा,
लेकिन उसे आप ये देखकर लेना कि मैं इसे रिवाइज कितनी बार कर सकता हूं या कर सकती हूं, उसके बाद में वही आपके काम आने वाला है कि ये मुझे समझ में कितना आ रहा है, इसमें भाषा कैसी दे रखी है, इसका प्रस्तुतिकरण कैसा है, वो सब देखकर, सारे पहलू देखकर आपको अपने हिसाब से निर्णय लेना। मेरे कहने से नहीं लेना है, किसी और के कहने से नहीं लेना है, अपनी इच्छा से अपने हिसाब से निर्णय लेना है कि मेरे लिए उपयुक्त क्या है। यहां पे आपको ये चीज समझनी जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में साथियों फिर आ जाता है आपके ये कि अब आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित कितने हैं, ठीक है। अब आपका समर्पण कितना है कि आप एक तो लेके आए हो सिर्फ मन बहलाने के लिए, गाइड तो पड़ी है और बेटा बेटा बाता ठोक रहा, तो फिर कोई मतलब कौन निकले, ठीक है। बाता करने पूरी जिंदगी पड़ी है और मेहनत करने को यही समय है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपका समर्पण लक्ष्य के प्रति कितना है वो निर्धारित करेगा आपका, मतलब वो अब उससे ये निर्धारण होगा कि आपका चयन होता है या नहीं होता है। ये सारी चीजें आ गई। अब आते हैं साथियों इन बिंदुओं पर, क्योंकि मैंने आप पहले ही कहा है कि आज सारी पूरी चर्चा करूंगा तो समय लगना है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है साथियों, यहाँ पे आपको पुराने पेपर मिलाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक एक चीज मैं आपको आज बताने वाला हूं। यहाँ पे देखो पुराने पेपर मिलाना है। देखो पुराने पेपर के लिए काफी सारे प्रकाशन के पुराने पेपर आते भी हैं, उसके अंदर व्याख्या सहित भी मिल जाते हैं, ऐसे भी मिल जाते हैं। इसके अलावा यदि कोई समझता है कि नहीं मुझे जैसे आजकल पुराने पेपर मतलब बिल्कुल ही कम रेट में आपको मिल जाते हैं मार्केट के अंदर, चाहे कोई भी आप देख लोगे तो सभी के मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको लगता है कि नहीं हमें ऐसे नहीं, तो फिर आरपीएससी की साइट पे भी मिलते हैं, वहां से भी आप ले सकते हो। वहां पे सिर्फ आपको अपना समय व्यय करना है, बाकी वहां पे वो आंसर की भी मिल जाती है, पेपर में मिल जाते हैं। पुराने पेपर से क्या होगा कि एक स्थिति पता चलेगी, उसका लेवल पता चलेगा और आपका लेवल पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हो। हालांकि सिलेबस चेंज होते हैं तो फिर वहां पे आप उन प्रश्नों को आप पता लगा सकते हो कि हाँ ये सिलेबस चेंज हुआ इस तरीके से। तो ये सबसे पहला पार्ट है कि इसमें प्रश्न कैसे बन रहे हैं वो समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये समझ जाते हैं प्रश्न इस तरीके से बन रहे हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि हमें पढ़ना कैसे है, उस हिसाब से अपन पढ़ पाते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है साथियों एक एक पुस्तक। एक एक पुस्तक से तात्पर्य यह है कि जैसे आप हिस्ट्री के लिए पढ़ रहे हो, हिस्ट्री के लिए अलग से पुस्तक ले, एक ही लेनी है। अब ऐसा नहीं है कि आपने किसी अन्य लेखक के भी लिए, गौरव सिंह खांडेराव की भी ले रहे हो, फलान सिंह की भी ले रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक पुस्तक ले ली बस बहुत है, सवाल उसमें से भी आएंगे, सवाल दूसरी किताब में से भी आएंगे, ठीक है। तो एक एक पुस्तक का चयन करें ताकि आप उसे बार बार पढ़ सको और वो आपके काम आ सके। तो ये चीज ध्यान रखना, बहुत सारी सामग्री इकट्ठी करने से मतलब नहीं है, एक एक पुस्तक का चयन करना है, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट की पढ़ रहे हो एक एक पुस्तक, यदि एक गाइड ही आपको पर्याप्त लग रही तो बार बार उसको ही पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज्यादा कब पढ़नी होती है, जब आपके पास में समय होता है और आपकी ये एक एक जो पुस्तक है उस पर पूरी पकड़ हो गई है, उसके बाद आप अपना दायरा बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब देखो तीसरा पॉइंट है साथियों कंफ्यूजन से दूरी। अब जब बिल्कुल फ्रेशर स्टार्ट करता है तो उसके लिए तो बहुत अच्छी कंडीशन होती है, वो सब नया नया पढ़ता है, उसको याद बहुत जल्दी होता है। जो पहले पढ़े हुए होते हैं ना उनके लिए कंफ्यूजन नाम की बीमारी बहुत बड़ी बीमारी होती है। मान लीजिए आप 100% कोई चीज पढ़ना चाह रहे हो, 100% कोई चीज पढ़ रहे हो आप, उसमें से आपको 2% या 3% ऐसी चीज होगी जो कंफ्यूज करेगी कि मैंने यहाँ पे ये पढ़ रखी है, वहां पे वो पढ़ रखी है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं, और उसमें होता यह है जैसे कोई इतिहास की चीज ले ली, ठीक है। अब इतिहासकारों में ही मतभेद है, तो आपने कहीं कोई पढ़ा है कहीं कोई पढ़ा है, जहां पे आपको 2-3 किताबों में अलग अलग एक चीज के बारे में मिल रहा है। मैं कहता हूं उस कंफ्यूजन को वहीं छोड़ के आगे पढ़ो, पढ़ने के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि पढ़ने के लिए और बहुत कुछ पढ़ा है। उस कंफ्यूजन को पकड़ के आप 2 घंटे वहीं पे लगा देते हो या कहीं मैसेज करके इंतजार करते हो कि हमें बताएंगे, तो वो सबसे खराब चीज है और वो आपको बहुत पीछे कर देगा। तो इस कंफ्यूजन नाम के विकार के शिकार होने से बचना है और वहां पे उसको छोड़ के आगे बढ़ो। जब आपका पूरा सिलेबस पे पकड़ हो जाएगी, आप बहुत अच्छी कंडीशन में हो जाओगे, तो या तो ये कंफ्यूजन अपने आप दूर हो जाएगा, आप उस कंडीशन में आ जाओगे समझ का, और आपका वो दायरा वो सेट हो जाएगा कि आप इस कंफ्यूजन को अपने आप दूर कर पाओगे, या फिर इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फिर आपके पास में समय बचेगा। तो अब यदि आप पढ़ रहे हो और बीच बीच में बार बार उलझते हो, बहुत देखो किताबों में अलग अलग चीजें मिलती है, ठीक है ना। यहां तक कि ऑथेंटिक किताबें जो होती है उनमें भी मिलेगी, कई आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताबों में भी गलतियां मिलेगी, और मैं खुद बता सकता हूं आपको कि यहाँ पे ये चीज गलत दे रखी है इसके अंदर। लेकिन वहां पे सबसे अच्छी बात यह है, कहीं देखो पूछने की आवश्यकता नहीं, कहीं कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये करना है कंफ्यूजन जहां पे एक ही चीज के 2-3 तरीके बता रखे
वहां पे उसको छोड़कर दूसरा और भी बहुत कुछ है, वहां पे उसको पढ़ो। जरूरी नहीं है कि वही आएगा, और वो आएगा तो 90% चांस उसके डिलीट होने के रहेंगे। तो क्यों उलझना कंफ्यूजन को लेकर, क्यों अपना समय व्यर्थ करना, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। फिर आता है डेली टारगेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डेली टारगेट क्या है? सुबह उठते हो तो एक अपनी स्ट्रेटेजी एक निश्चित करो कि मुझे दिन में ये पढ़ना है, कि मैं आज साइकोलॉजी के अंदर ये यूनिट पढ़ लूंगा, या मैं एसएसटी के अंदर आज मुझे ये तो कंप्लीट करना ही करना है। तो ऐसे 2-3 टारगेट ले लो, ठीक है, रात तक के। अब उसके लिए चाहे आपको 8 घंटे लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं, 12 लगते हैं, लेकिन ये निश्चित करो कि जब तक ये पूरा नहीं होगा मैं सोऊंगा नहीं। आज का दिन मतलब मेरा पूरा नहीं होगा जब तक ये पूरा नहीं होगा। जब ऐसे छोटे छोटे टारगेट बनाकर चलोगे तो आप देखोगे 1 से 2 महीने के अंदर आपके सिलेबस पूरा हो जाएगा, और आपकी पढ़ने की इच्छा बढ़ेगी, आपके पढ़ने का दायरा बढ़ेगा, आपको याद होने का दायरा बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, और सब कुछ आपके लिए सकारात्मक होगा। तो डेली टारगेट बहुत जरूरी है लेना। मैं हमेशा डेली टारगेट लेकर पढ़ता था। डेली टारगेट से बहुत जल्दी फास्ट कवर होता है कोर्स, और याद भी अच्छे से होता है, और आपकी नियमितता बनती है, आपकी सीटिंग पावर बढ़ती है। कहते हैं ना सीटिंग पावर कैसे बढ़ानी, सीटिंग पावर ये, और ये जब समर्पित होंगे अंदर से तभी बढ़ेगी, ठीक है। तो डेली टारगेट लेके पढ़ना, ये चीज आज से ही करनी शुरू कर देना, डेली टारगेट वाला, कि मुझे आज इतना पढ़ना है, यहाँ पे ये अभ्यास करना है। अब उसमें बीच में चाहे दिनचर्या के अंदर सारी चीजें आए, लेकिन आपका टारगेट पूरा होना जरूरी है, कैसे भी हो, ठीक है, ये चीज करना। यहां पे ये टारगेट करना साथियों, मान के चलो कि 2 महीने के अंदर आपको कोर्स कंप्लीट करना है, ये मान के चलो। मैं समझता हूं कि बहुत कठिन है, लेकिन कठिन कार्य करने में ही मजा है। सिलेक्शन लेना भी आसान नहीं है भाई, ये कठिन है तो सिलेक्शन लेना कौन सा आसान है। सिलेक्शन लेना आसान होता तो 15 लाख फॉर्म आते हैं, 15 लाख ही सिलेक्ट हो जाते। 15 लाख में से क्यों 20,000 25,000 ही होते हैं? क्योंकि कठिन है। तो ये बात तो अपन जग जाहिर है, अपन खुद एक्सेप्ट करते हैं कठिन है। तो कठिन है इसीलिए इसको चुनौती के रूप में लेना है कि 2 महीने का टारगेट लेके चलें। फिर भले आपके 80% हो जाए या 70% हो जाए, लेकिन आपको टारगेट 2 महीने का लेकर चलना है कि 2 महीने में मुझे कोर्स कवर करना ही है, और उसमें से अधिकतर चीजें याद कर लेनी है। फिर आपके पास में क्या होगा, समय बचेगा। फिर आप दूसरा राउंड मारोगे तो काफी सारी चीजें और क्लियर होगी आपके। तीसरे राउंड में आपके बहुत शानदार रिवीजन हो जाएगा, और आप उस कंडीशन में आ जाओगे जहां पे आप लाखों स्टूडेंट से खुद को आगे पाओगे। तो यहाँ पे 2 माह का कम से कम, जो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें तो लेना ही है कि 2 माह के अंदर मुझे ये टारगेट लेना है। अब इसको कैसे पूरा करना है वो आपके ऊपर निर्भर है। तनाव दबाव में नहीं आना है, इजी वे में करना, ठीक है। लेकिन एक लक्ष्य के प्रति समर्पण तो होना चाहिए। जब समर्पण ही नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं है कि कितने समय में आप कोर्स पूरा करोगे, क्या करोगे, तो आपकी पढ़ाई फिर कैसे होगी। तो यहाँ पे अब क्या करना है साथियों, साथ साथ में अभ्यास करना है, ठीक है। अब अभ्यास के लिए ऐसा है साथियों कि अभ्यास के लिए बहुत सारी पुस्तकें भी आती है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जैसा मैंने बताया है, मैं इस वीडियो में न किसी पुस्तक का नाम बताऊंगा, न मेरी न किसी की। तो अभ्यास के लिए बहुत सारी पुस्तकें भी आती है, जहां पे आपका मन खुश होता है वहां से आपको वो पुस्तकें देखनी चाहिए, ठीक है। अभ्यास मतलब टॉपिक वाइज, एक तो होती है टॉपिक वाइज, एक होती है समग्र, ठीक है ना। समग्र का समय जो होता है वो एग्जाम के पास होता है। जब तक सिलेबस पूरा कवर नहीं है तब तक समग्र में हाथ नहीं डालना चाहिए, उल्टा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, ठीक है, टेंशन में आ जाता है स्टूडेंट। अभी जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, तब आपको पता चलना चाहिए कि इसमें अब मैं कहाँ कमजोर हूं, मेरे कहाँ सवाल गलत हो रहे हैं, ताकि उसे वापस पढ़ने की जरूरत है तो आप तुरंत पढ़ सको। तो वहां पे या तो देखो, इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो हो जाती है ऑनलाइन, ठीक है, जैसे अपनी भी ऑनलाइन टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, और भी बहुत सारी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होती है। लेकिन अभ्यास के लिए ये देखना कि आपका टॉपिक कम से कम पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। और अभ्यास भी कब करना है, जब आप टॉपिक पूरा पढ़ चुके हो उसके बाद में अभ्यास करना है। कई जने सोचते हैं कि मैं सिर्फ प्रश्न मिला लूं, 50 प्रश्न ये यहाँ पे मिल रहे हैं, इनको अभ्यास कर लेता हूं, पढ़ूंगा नहीं बाकी चीज, नहीं, वो गलत तरीका है। अभ्यास तब काम आता है जब आपने उसको अच्छी तरीके से पढ़ा है, फिर देखना है कि अब मेरी कंडीशन क्या है, मैं कितना इसके काबिल हो गया हूं, मुझे इसमें से मैंने जो पढ़ा उसमें से मेरे कितने सही हो रहे हैं ये, ठीक है ना। और टॉपिक वाइज में जैसे मैं कहना चाहूंगा, जैसे आप अपनी ये टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी आप रैंक की चेष्टा टॉपिक वाइज में नहीं करें। एक एक टॉपिक में क्या रैंक पता करके क्या कर लोगे, अपना स्व मूल्यांकन करना है कि मैंने 40 प्रश्न अटेंड किए, इसमें से मेरे कितने गलत हो रहे, 35 गलत हो रहे, 5 क्यों गलत हुए, हाँ 35 सही हो रहे तो 5 क्यों गलत हुए। तो उन 5 प्रश्नों को सुधारने के लिए खुद प्रयास करना है। रैंक प्राप्त करके अपनी सेखी उगारने से मतलब नहीं है, इससे उल्टा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप विचलित हो सकते हो, ठीक है। तो इसलिए स्व मूल्यांकन करो कि मेरी कमी कहाँ है, उसको सुधारूं मैं।
और वो सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा। रैंक कहां देखनी है आपको, जब आपका सिलेबस पूरी तरीके से कवर है, फिर आप 20,000 लोगों में अपनी रैंक देख रहे हो कि अब मैं 20,000 में कहां स्टैंड करना, तो है बढ़िया। अब उसमें भी ऐसा है कि जरूरी नहीं कि 20,000 में वो क्रीम वे लोग भी आए जिन्होंने मान लीजिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी वो वाली, तो वहां पे आप फिर उनसे मुकाबला थोड़ी कर सकते हो। फिर वो रैंक तो सीमित एरिया में ऐसे ही मन की संतुष्टि के लिए होती है। यहाँ पे ओरिजिनल रैंक तो जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तभी होती है, ठीक है। तो ये चीजें है साथियों, साथ साथ में अभ्यास जरूरी है, ठीक है। अब देखो रिवीजन से मजबूती मिलती है, तो क्या करना है, जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अब आप रिवीजन का दिन का एक समय निश्चित करना जिसमें आप पूरे दिन का रिवीजन करें। एक साप्ताहिक रिवीजन का अलग से निश्चित करो और एक 15-20 दिन में रिवीजन का अलग से निश्चित करो। 15-20 दिन में जो रिवीजन करोगे वो पूरे दिन जाएगा उसके अंदर, ठीक है। साप्ताहिक जो करोगे उसमें 4 से 6 घंटे जाएंगे और डेली जो रिवीजन करते हो उसमें लगभग 1 से 1.5 घंटा आपका जाना है। इससे क्या होगा, आपने जितना पढ़ा है, जैसे विकास वर्तुलाकार चलता है ना, जितना पढ़ा है वो मजबूत होता जाता है और बहुत सारी चीजें स्थायी होती जाती है साथ साथ में। तो जितना पढ़ा है वो याद है या नहीं है ये भी पता चलता जाता है। तो रिवीजन का बहुत अहम रोल है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले एक एक सब्जेक्ट जब आपने तैयारी शुरू की है और आपके पास में 4-5 महीने 6 महीने का समय है, जैसे सेकंड ग्रेड में 7 महीने का समय है, ठीक है ना, तो इसमें क्या करना है, पहले साथियों आपको एक एक सब्जेक्ट कवर कर लेना है। जैसे हिस्ट्री है, सेकंड ग्रेड एसएसटी को लेते हैं, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को एक बार आपको पूरी तरीके से कवर कर लेना है। तो आपके क्या, एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक ये भी होगा कि एक हिस्ट्री एक सब्जेक्ट तो मैंने एक बार कम से कम पढ़ लिया है। ऐसे करके एक एक सब्जेक्ट को एक एक बार पढ़ लोगे तो वो एक एक बार तो आपके नजरों में से निकल गए। अब ऐसा नहीं है कि आप दूसरा पढ़ोगे तो वो बिल्कुल ही भूल जाओगे, बिल्कुल नहीं भूलते हैं, वो रहता है याद। फिर क्या होगा कि फिर आप 2 महीने में मान लीजिए आपने सब सब्जेक्ट एक एक बार पढ़ लिए बहुत अच्छी तरीके से, अब आप आ जाओगे, अब मतलब एक दिन के अंदर आप 4-4 सब्जेक्ट भी टाइम डिवाइड करके पढ़ सकते हो। फिर आपको मतलब अलग अलग, फिर उसके बाद में क्या है, उसके बाद मैंने कहा है सभी साथ में, फिर आपको उसके साथ में अलग अलग फिर टाइम टेबल बना करके, हाँ मैं 2-3 घंटे इस सब्जेक्ट को दे सकता हूं, फिर वो एक तरीके का रिवीजन चलेगा और आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया बनेगा। जब तक आपके मतलब एक एक सब्जेक्ट कवर नहीं होगा ना, तो आपके दिमाग में तो यही रहेगा, यार इतने बाकी है, सारे के सारे सब्जेक्ट बाकी पड़े हैं, अभी तो मैं बहुत पीछे हूं, अभी बहुत पीछे हूं। इस तरीके से आप बहुत पिछड़ जाओगे। तो एक एक को कंप्लीट करें, यहां से बहुत ही पॉजिटिविटी मिलने वाली है, आपको सकारात्मकता मिलने वाली है। ये जो पॉइंट बताए हैं साथियों, ये सारे के सारे न्यू फ्रेशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये 3 जो बड़े पॉइंट है उन्हें समझना। एक तो ये कि क्या कोचिंग करनी जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं। एक तो देखो, या तो करनी है तो कर लो, पूछने में और समय वेस्ट करने में मतलब नहीं है। आजकल सभी करते हैं तो आप भी कर लो, सीधी सी बात तो ये है। कोई भी कोचिंग खराब नहीं होती और कोचिंग कुल मिला के एक माहौल प्रदान करती है, एक आपका मौसम बना देती है, एक आपको प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। आपको पता चल जाता है कि आपका स्तर क्या है, आपको पढ़ना कैसे है, ये चीजें पता चल जाती है। सिलेक्शन तो आपके खुद के पढ़ने से होगा, जरूरी नहीं 100% कोचिंग में से ही सारी चीजें आएगी, सिलेक्शन तो आपके पढ़ने से ही होना है। तो या तो देखो एकदम फ्रेशर हो, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल फ्रेशर है तो उसको एक बार कोचिंग कर लेनी चाहिए। अब कोई सोचे कि सर मैं तो कोचिंग कर ही नहीं रहा, तो क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन मैंने कहा ना आपके पढ़ने से होता है, कोचिंग से सिलेक्शन नहीं होता। कोचिंग एक माहौल प्रदान करती है, एक बहुत मतलब तैयारी अच्छी तरीके से करवा सकती है, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है, आप यदि सीधे सिंपल तरीके से आपको समझ में चीजें आ रही है और आप अच्छी तरीके से पढ़ पा रहे हो तो आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं भी पड़ेगी। लेकिन आपके मन में यदि ये मारवाड़ी में क्या खटको रह जाए, अगर मन में ये रह जाती है कि खटका रहता है एक कि मतलब करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं, तो कर लेनी चाहिए, सीधी सी बात, ठीक है। और यदि स्थितियां नहीं है तो फिर नहीं कर पाओगे, आर्थिक स्थिति कमजोर है तो नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। कहीं कोई किसी से पूछने की, पंडित ने पूछने की जरूरत कौन है, ठीक है। फिर बात आती है कि शिक्षक, सर कौन से शिक्षक से पढ़े? वो फलानी जी तो ऐसे पढ़ाते हैं, फलानी जी ने 2 चीजें गलत बता दी, ढिकण जी ने ये कर दिया, पूछड़ जी ने ये कर दिया। बहुत मतलब आजकल के विद्यार्थी इतने, सर आपने तो बहुत अच्छा पढ़ाया लेकिन वो फलाना फलाना वो ऐसे बोल रहा था। अरे क्या करना रे अपार, फलानियों बोले, फलानियों यूं करे। आपको पढ़ना है या क्या करना है, मुझे ये समझ में नहीं आता ऐसे विद्यार्थी, ठीक है। हालांकि ऐसे सभी ऐसे नहीं है, लेकिन जो ऐसे वो पिछड़ते हैं। अब वो तुलना कर, आपने तो सर ये ऐसे पढ़ाया, उसने ऐसे पढ़ाया, मतलब कहीं मेरे चैनल पे मेरी तारीफ कर देंगे, किसी और के चैनल पे किसी और की तारीफ कर देंगे, मस्का इधर उधर, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मतलब शिक्षक देखो कोई भी खराब नहीं होता है, ठीक है। शिक्षक अपनी तरफ से
कोई भी शिक्षक होगा ना तो अपने खुद को कोई खराब प्रदर्शित करना चाहेगा क्या? अपनी तरफ से वो बेस्ट से बेस्ट देगा। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मैं कोई गाली तो नहीं बोल दूंगा, दो चार गाली बोल दूं, छोरा मजा आ जाए, मेरी पेट बढ़ी, एडो तो वह कौन अच्छी बातें ही बताएंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। तो शिक्षक खराब नहीं होता है, अपना नजरिया होता है देखने का। और कई लोग तो तुलना करने में ही रह जाते हैं, और वो तुलना करने में रहते हैं जितने दूसरे आगे निकल जाते हैं पढ़ने में। आपका टारगेट होना चाहिए जिससे जो चीज अच्छी मिल रही है वो अच्छी चीज ग्रहण कर लो। खराब चीज है, होती है सबके अंदर, खराब चीज यदि है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। और आपका टारगेट होना चाहिए पढ़ना। अब कई जना शिक्षक रहे ब्याह कदे हो, पंडित जोड़ा है कौन है, ए कितनी कमाई कर रहा है, और घर में किन है, ये कैसे क्या सब, मतलब दिमाग से परे की बातें है भाई। आपको सिलेक्शन लेना है, आप ये सब इन चीजों में पड़े हुए हो, ये यहाँ पे आपको इनसे बचना चाहिए, ठीक है ना। मैं आज बिल्कुल आपको स्पष्ट बातें बता रहा हूं जो विद्यार्थी करते हैं। काफी सारे विद्यार्थी देखते हुए ये कह रहे होंगे हाँ यार ये तो मैं भी करता हूं। तो इसमें सुधार की आवश्यकता है। फलानी कोचिंग में तो सर ये बता दिया, फलानी कोचिंग में से इतने आ गए, उन्होंने इतने पैसे ले लिए, वो ले लिए। भाई कोचिंग ने पैसे लिए तो आप गए तब तो लिए ना, आपके घर पे आके लिए नहीं, ठीक है। मैं निःशुल्क पढ़ा रहा हूं, मैं पैसे नहीं ले रहा हूं, जरूरी थोड़ी है कि सभी निःशुल्क पढ़ाएंगे, जिसकी इच्छा, जरूरी थोड़ी, उनके भी परिवार है वो करेंगे, उनका काम है, वो अपने काम के प्रति समर्पित है, वो कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। आपको जरूरत महसूस हुई तो आपने कोचिंग कर दी। अब कई जने कोचिंगों को दोष देते हैं, कई जने शिक्षकों को दोष देते हैं। इन चक्कर में वो ये नहीं समझते हैं कि ये सब करने के चक्कर में हम हमारा नुकसान कर रहे हैं, हम हमारे पढ़ाई को छोड़कर ये सारी चीजें करने में लग गए। तो वहां पे इनसे बचना चाहिए आपको, क्योंकि आप देखो किसी को भला बुरा कह दो उसके कोई फर्क पड़ना नहीं है, उसके वो काम ऐसे का ऐसे चलना है। सिर्फ क्या होगा, आप थोड़ी क्षणिक संतुष्टि करके और बस। तो यहाँ पे इन चीजों से बचना चाहिए। शिक्षक कोई भी खराब या बुरा नहीं होता, पुस्तक कोई भी खराब या बुरी नहीं होती, बस अपना देखने का नजरिया होता है, अपना पढ़ने का नजरिया होता है, सब अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन चीज से बचना। एक ये सवाल बहुत आता है कि सर ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन। देखो सीधी सी बात यदि बताऊं, ऑफलाइन कोचिंग कहीं करते हो तो पैसे लगते हैं ज्यादा, वहां रहने करने सबका खर्च आता है ज्यादा। अब सब कोई सुभाषित बने कौन कि सुभाष जी 1000 रुपया में गुरुकुल खोल दिया और करा रही, बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं, मैं उन्हें सराहता हूं। और सब जने वो बनने वाले नहीं है, ठीक है। और यदि मान लो मैं पाली डिस्ट्रिक्ट से हूं, मेरे जैसा कोई विद्यार्थी वहां जाकर रहेगा और वहां पे कोचिंग करेगा तो सुभाष जी भले 1000 रुपए ले रहे, लेकिन रहने खाने पीने का खर्च तो आएगा। तो सीधी सी बात तो ये होती है कि ऑफलाइन कोचिंग कहीं ना कहीं आर्थिक वहन बढ़ाती है। ऑनलाइन कोचिंग में क्या होगा, आपके रूम रहने खाने पीने का खर्चा बच जाएगा और उसके बाद में आप घर बैठे पढ़ सकते हो। बात वही की वही चीज है, ठीक है ना। ऑनलाइन में भी बस स्क्रीन है, आपको तो नोट्स बनाने, समझना है और याद करना है भाई। बट कोई गप्पा तो ठोकना है कौन के, पर दोस्त मिल इन घूमने जावान, बट वो सब टारगेट में तो तैयारी करनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये देखा जाए तो ऑनलाइन कोचिंग जो कोर्स होते हैं वो सस्ते भी होते हैं और आपके आर्थिक वहन को बचा देते हैं, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे जीजीडी अपने गौरव ज्ञान धारा पे तो आपको पूरा ही फ्री में मिल रहा है, लेकिन कई जनों को संतुष्टि नहीं होती कि क्या पता फ्री में कब बंद कर दें, या क्या पता कंटेंट शॉर्ट हो या वो हो। तो देखो मैं तो किसी को कोई ढिंडोरा पीट के तो कहूंगा नहीं कि भाई मैं कंटेंट शॉर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे समर्पण से पढ़ा रहा हूं। बस विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं उन्हें पता है, उन्हें बताने की आवश्यकता पड़ती नहीं है वैसे सारी की सारी। लेकिन आपकी संतुष्टि नहीं होती तो फिर आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। मैं किसी को कभी मना नहीं करता हूं कि आप कोचिंग ज्वाइन मत करो, सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूं उससे पढ़ो या सिर्फ मेरी पुस्तकों से पढ़ो, ऐसा कहीं नहीं है। विद्यार्थी स्वतंत्र है, अरे सबका अपना अपना निर्णय होता है। मेरे कहने से कोई मैं कह दूं दिल्ली में पढ़ जा, पढ़े थोड़ी, तो वो बातें हैं जो आपको समझनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो गई साथियों। एक एक चीज को विस्तृत बताया है ताकि आपको और अन्य वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़े। अब ये तो थी फ्रेशर्स वाली बात, ठीक है। फ्रेशर्स के अलावा जो सामान्य तैयारी चल रही थी उनकी बात हो गई। जिनकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अब बात करते हैं, ठीक है। देखो आप लोगों के लिए साथियों जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और लंबे समय से कर रहे हैं, उनके लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभ्यास और रिवीजन, ठीक है। रिवीजन आपको एक तो कंटेंट को स्थायी करेगा, आपकी स्थायी मेमोरी में ले जाएगा, और अभ्यास आपको आपकी स्थिति बताएगा कि आप इतने समय से तैयारी कर रहे थे, अभी आपकी कमी कहाँ है, तो उस कमी को सुधारने की जरूरत है। यहाँ पे आपको मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में जाने से बचाएगा ही, नहीं तो एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं तो पिछले 8 महीने से तैयारी कर रहा हूं या मैं पिछले 1 साल से तैयारी कर रहा हूं, मुझे सब आता है।
सब किसी को नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता, ठीक है, किसी को नहीं आता है सब, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक तो अभ्यास, अभ्यास में तात्पर्य ये ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन में जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको गौरव ज्ञान धारा ऐप पर भी मिल जाएगी, और भी अन्य प्लेटफॉर्म होंगे वो भी मिल जाएगी, ठीक है। अपन ने हालांकि लागत मूल्य में दे रखी है, लेकिन जिसको संतुष्टि होती है या सही में वास्तव में उन्हें लगता है कि अभ्यास की जरूरत है, उन्हें जुड़ना चाहिए। कैसे जुड़ना है वो अगली स्लाइड में बता दूंगा मैं, उसकी भी चिंता न करें। और एक ये चीज जो है साथियों, रिवीजन, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। रिवीजन जितना करोगे उतना ही आप अपने विषय पर, अपने कंटेंट पर मजबूती से प्रदर्शन कर पाओगे, ठीक है। दूसरी बात है साथियों, आपका जो सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट से मतलब है जो सेकंड पेपर, चाहे स्कूल व्याख्याता हो, चाहे आपका अपने वरिष्ठ अध्यापक को, जो भी, सेकंड पेपर को हल्के में मत लेना। कई जने क्या होते हैं कि जीके पर तो जैसे बहुत जोर दे रहे हैं, आपको अपने यहाँ से भी तैयारी करवाई जा रही है जीके पे, लेकिन सेकंड पेपर को हल्के मत लेना। अब कई जने कहते हैं सर सेकंड पेपर की आपकी गाइड नहीं आई, बुक नहीं आई, वो तो जब भी आएगी वीडियो के जरिए या टेलीग्राम के जरिए बता देंगे, बार बार आपको पूछ के भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। जब नहीं आई है, बताया नहीं है, यानी कि आई नहीं है, तो जब आएगी तब बता दिया जाएगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। बहुत सारे कमेंट आते हैं ऐसे, वो ये पूछते रहते हैं, तो जैसे एक तो टेलीग्राम से जुड़ जाए, एक वीडियो जैसे आता है उसको देख लिया करें कि ये मेरे काम का है या नहीं है, वो चीज, तो वहां पे आपको पता चल जाएगी चीजें, ठीक है। तो बार बार परेशान नहीं होना, सब्जेक्ट पर पकड़ अपने हिसाब से कर लेना, अपने हिसाब से जो भी आपको पुस्तकें लगती है, जैसे लगती है, बेहतरीन पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट का वेटेज हमेशा ज्यादा रहता है, ठीक है, यहां पे ध्यान रखना। अब देखो, पूरा कंठस्थ होने के बाद में दायरा बढ़ाना है, ठीक है। पहले से सामग्री एक्स्ट्रा इकट्ठी नहीं करनी है। अब आपके पास में जो सामग्री थी, यानी कि एक बार सिलेबस आपको पूरा याद हो चुका है, अब आपके पास जो सामग्री है उसमें से आपने सब कुछ पढ़ लिया है और याद है आपको सारा, कंठस्थ है, आप बिना ऑप्शन से, आपके कोई पूछे सवाल तो आप बता सकते हो। उसके बाद में आप दायरा बढ़ाओगे तो ये पॉजिटिव असर करेगा। उसके बाद में चाहे आप एक एक्स्ट्रा किताब भी पढ़ लोगे या आप और भी किसी तरीके से दायरा बढ़ा लोगे, तो वो कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा। दायरा बढ़ाना चाहिए, लेकिन पहले अपने आप को मतलब उसके पूरा एक बार सिलेबस, सामान्य जानकारी पूरी याद होनी चाहिए, उसके बाद में दायरा बढ़ता है, ठीक है। तो पूरा कंटेस्ट करने के बाद में आपको दायरा बढ़ाने की तरफ देखना है। एक अति आत्मविश्वास से बचे। आत्मविश्वास बहुत काम की चीज है, ठीक है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन अति आत्मविश्वास घातक है। अति आत्मविश्वास यह है कि मैं तो सब जानता हूं। 1857 की क्रांति उठाई और 1857, अरे 1857 क्रांति तो मेरे को पूरी याद है, मुझे तो कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इसमें, ऐसे करके आगे बढ़ जाते हैं, उसको देखते ही नहीं है, ये तो मुझे याद है, ये याद है, और वहां से जब सवाल आते हैं वही सवाल गलत करके आते हो, ये है ओवर कॉन्फिडेंस। तो यहाँ अति आत्मविश्वास से बचना है। आपको हमेशा ये सोचकर तैयारी करनी है, मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे पूरा पूरा पढ़ना है, वापस से अच्छी तरीके से पढ़ना, बार बार पढ़ना है, बस मैं कुछ नहीं जानता हूं, मुझे तो अभी बहुत सीखना है। यदि ये भावना अंदर आ जाए, ये धारणा अंदर आ जाए, तो फिर सर्वदा कल्याण है। फिर साथियों याद रखना, एक इसमें भी आना है, एक तो ये कि मुझे सब कुछ याद है, इससे भी बचना है, एक इससे भी बचना है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये सबसे बड़ी बीमारी है कि मैंने तो इतना पढ़ लिया, लेकिन मैं जब बैठकर सोचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मुझे याद ही नहीं है कुछ, मैंने क्या पढ़ा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये मानसिक स्थिति सभी के साथ होती है, सभी के साथ होता है कि मुझे याद नहीं ऐसा लग रहा है। लेकिन जब आप अभ्यास करते हो तब आप पाते हो कि आप ऑप्शन देखकर फिर आपको लगता है मेरे तो सवाल तो सारे सही हो रहे हैं, यानी आपकी तैयारी अच्छी ही है, लेकिन आप मतलब एक मानसिक वृत्ति है ये कि मन के अंदर ये ऐसी भावना होती है, जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा ऐसे ये भावना बढ़ेगी कि मुझे तो याद ही नहीं, अब मैं क्या करूं, मेरे से याद ही नहीं हो रहा, अब मैंने इतना पढ़ा लेकिन मैं तो सब भूल गया। ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा जब भी लगे 5-10 मिनट मेडिटेशन करो, ऐसे कुछ अभ्यास प्रश्न मिलाओ जिससे आपका कॉन्फिडेंस वापस बूस्ट होगा और आप अच्छी तरीके से कर पाओगे। यानी कि कहते ना, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास करो, अति आत्मविश्वास नहीं लेकिन विश्वास करो। ये देखो, बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। यहां पे आपको ये नहीं सोचना है कि मैं नहीं कर सकता, आई डोंट, आई कांट, आई वॉन्ट टू डू, मैं करना चाहता हूं, हाउ कैन आई डू, इसके बारे में सोचना है, मैं क्या क्या कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, ठीक है। आई एम गोइंग टू ट्राई, मैं कोशिश करने जा रहा हूं, आई कैन डू इट एंड आई डिड इट। जब आप कोशिश करोगे तभी आप कर पाओगे। सिर्फ सोचने से, एक विचारों की अति से बचें। सिर्फ सोचना ही सोचना नहीं है, कार्य करने में विश्वास करें। एक सोशल मीडिया पे समय स्पेंड करने से बचें, कमेंट बाजी में, फलानी फेसबुक खोल दी तो तरह तरह वीडियो ही दिख जाए है,
मुजरों का प्लेटफॉर्म बना हुआ है फेसबुक, तो आजकल वैसे भी थोड़ा सा स्क्रॉल करो कोई ना कोई मुजरा करते हुए नजर आएगा। तो ये इन सब चीजों से और देखने लगे और आगे से आगे देखते जाओ, 2 घंटे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो इन मुजरों के प्लेटफॉर्म से बचें, अपने आप को बचा के रखें। ये ऐप भी आते हैं कई सारे, फलाने वो कॉमेडी करना है, ये कॉमेडी कर रहा है, वो हंस रहा है, अरे वो तो उनका धंधा है, वो तो कर रहे हैं, आप अपना क्यों काम खराब कर रहे हो। सोशल मीडिया के अनावश्यक उपयोग से बचे। वीडियो भी स्टडी से रिलेटेड या मोटिवेशन से रिलेटेड भी जहां आपको जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है, स्पेशल वही देखें। यदि मैं कोई चीज ऐसी दे रहा हूं आपको जरूरत महसूस नहीं हो रही है तो आपको वो भी देखना जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं हर वीडियो आपके लिए, मेरा हर वीडियो आपके लिए जरूरी हो, जिसके लिए जो जरूरी है उसको वही देखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं साथियों जो आपको सभी को ध्यान होती है, आप लोगों को भी ध्यान है, लेकिन आप फिर भी कहीं ना कहीं गलतियां करते हो और इसीलिए हमें बार बार बताना पड़ता है। मैं बताता हूं और भी मेरे कई विद्वान साथी हैं जो यूट्यूब के माध्यम से बताते हैं, लेकिन आपको तो है ना यूट्यूब पे भी वो वाली चीजें ज्यादा जल्दी दिखती है, ब्रेकिंग न्यूज, फलानिये के साथ ऐसा हो, फलानिये की शादी में ऐसा हुआ और ये भर्ती आ रही है, इसमें पोस्ट घटाई, इसमें बढ़ाई, इसमें फालतू की बातें हैं। क्या मतलब इन सब चीजों से? पढ़ने में ध्यान देना है कि इन सब चीजों में ध्यान देना है? फालतू, और उसमें फिर वापस देखोगे आगे से आगे फालतू सब, मतलब इसमें इतना आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। ये बहुत सारी चीजें आजकल देखो, सोशल मीडिया की पॉजिटिव इफेक्ट भी है तो नेगेटिव भी है, आप सभी जानते हो। तो इन सब चीजों से बचो, अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रखो। इधर उधर कमेंटबाजी से, इधर उधर कौन कैसा है कैसा नहीं है, इन सब चीजों से बचो। अपना लक्ष्य होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ वो घोड़े के जैसे सिर्फ आगे, ठीक है ना, अर्जुन के जैसे सिर्फ मछली की आंख दिखनी चाहिए, तब तो आपके सीधा निशाना लगेगा। नहीं बस तीर ठोकने जाओ मछली रे आंख में और ठोक दो कि नहीं दूजे रे। ठीक है, तो इस वास्ते ये सब करना जरूरी है। तो ये सारी चीजें साथियों आज बताइए, यदि जो भी इसे समझने की कोशिश करेगा तो उसकी पढ़ाई में यदि वो पाएगा तो 30 से 40% तक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मेरी तरफ से मेरा नजरिया है, हो सकता है किसी और का नजरिया कुछ और हो, मैं नहीं कहता कि सिर्फ मेरे नजरिया ही सही होता है, लेकिन मैंने एक विद्यार्थी की मनोदशा को देखते हुए मेरी तरफ से सही नजरिया बताने की कोशिश की है। हो सकता है कुछ गलत भी बताया हो, देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। अरे जय हिंद कर दिया, एक चीज तो बतानी रह गई, आपको वापस करना पड़ेगा जय हिंद। देखो जो अभ्यास वाली बात हुई थी, अपने अभ्यास जो करना चाहते हैं सिर्फ जिसे जरूरी है वही, भाई जब आपको जरूरत ही महसूस नहीं हो रही तो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जरूरी है तो सिर्फ लागत मूल्य के अंदर अपने फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की, जैसे अब हिस्ट्री और राजस्थान जीके वाला पार्ट, बहुत प्रश्न भी ज्यादा आएंगे वहां से। ठीक है ना, 20-25 तक प्रश्न आने की संभावना अब रहेगी, तो एक बहुत बढ़िया पार्ट वहां से तो वो लॉन्च कर रखी है। सेकंड ग्रेड एसएसटी की 3 पार्ट लॉन्च कर रखे हैं, सेकंड ग्रेड जीके की लॉन्च कर रखी है, रीट पात्रता परीक्षा एसएसटी की लॉन्च कर रखी है, और सभी की सभी लागत मूल्य में एक भी टेस्ट सीरीज आपको अभी वर्तमान में ऐसी नहीं दिखेगी जिसका जीएसटी के साथ जोड़ के भी यदि देखोगे कि 100 रुपए से ऊपर चलेगी, ऐसी भी नहीं है। 51, 69 ऐसी सभी रखी हुई है और टॉपिक सारे के सारे दे रखे हैं। क्वेश्चन अनलिमिटेड, यानी कि सभी पर अभ्यास करवाया गया है। हमारी टीम की तरफ से आपको वहां पे कोई कमी नहीं रखी गई है। अच्छा, ये नंबर जो दिख रहे हैं ना, इस पर मैसेज मत करना अभी, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल इशू का। अब कई जना मैसेज करते हैं गुरुजी ये पुस्तक यहाँ नहीं मिल रही, आपकी फलानी पुस्तक कब आएगी, सर ये कब होगा, या फलानी क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन है, मैंने यहाँ पे ये पढ़ा है वहां पे ये दे रखा है, इन सब चीजों का जवाब इस नंबर पर नहीं दिया जाएगा। इस नंबर पर आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है और जवाब किस चीज का दिया जाएगा, आपकी टेस्ट सीरीज में कोई प्रॉब्लम है, आपका पेमेंट हो गया और टेस्ट सीरीज चालू नहीं हुई है, या आपकी टेस्ट सीरीज चल नहीं पा रही है, इससे रिलेटेड ही यहाँ पे जवाब दिए जाते हैं। मैं कई जन मतलब हजारों कमेंट आते हैं, अब इस चक्कर में वो टेक्निकल इशू वाले कमेंट रह जाते हैं बेचारों के, इसलिए यहाँ पे कोई भी जवाब नहीं दिया जाता है। यदि ऐसी कोई शंका होती है तो आप मेल आईडी चैनल पे दे रखी है, मेल कर दिया करें। मैं जब भी फ्री होऊंगा मेल चेक करके आपको, यदि आपकी सही क्वेरी होगी तो आपको जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, अब राम राम अपा कर सका क्योंकि आप बात बता दी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।